अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे अब्बास हरल साहब, आरिफ चौधरी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज सीक्रेट एक्ट की अदालत ने 77 सफ़ात पर मुश्तमिल साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें अदालत ने लिखा है कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश भी की। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया है, जबकि बानी पीटीआई और शाह महमूद ने अहद की खिलाफ वर्जी की है, जिससे पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को सख्त नुकसान पहुंचा। लिहाजा फेयर ट्रायल का हक चालाक मुल्जिम के लिए नहीं होता है। जी हाँ, आजम खान ने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान में कहा है कि बानी पीटीआई को समझाया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का। बानी पीटीआई को बताया था कि ऐसा ना करें, लेकिन बानी पीटीआई ने आजम खान की बात को अनसुना करके जलसे और सोशल मीडिया में यह मुहिम चलाई और साइफर को लहरा दिया। लिहाजा इन्हीं बुनियादों पर अदालत ने 2 रोज कबल साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। मगर नाजरीन, हमने इसका एक और पहलू भी आपके सामने रखा है। एक दिलचस्प पहलू यह है इसका कि 22 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया था। यह उस वक्त का फैसला था जबकि 22 दिसंबर की समाअत में जस्टिस अतर मिनल्लाह ने यह रिमार्क्स दिए थे कि जेल में कैद शख्स एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करता है। इस वक्त जो मामला है वो बानी पीटीआई का नहीं बल्कि अवाम के हकूक का मामला है, इसीलिए उनको जेल में नहीं रखा जा सकता। इसी से जुड़ा हमारा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जिन बुनियादों पर जमानत दी थी, उनको क्यों नजरअंदाज कर दिया गया? अब्बास साहब, कानूनी पहलू क्या है इसका? देखिए, साइफर जो है उस केस में 3 मुलजम जो है वो नामजद थी। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब। 2 का ट्रायल किया गया। असद उमर साहब जो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे, और जो इसमें बेसिक इशू है वो ये है कि साइफर जो है उसको इन्होंने लीक किया और इससे सलामती को खतरा हुआ। देखिए, इससे पहले जो है, लीक करने से पहले जो है, साइफर जो है वो कैबिनेट में पेश हुआ, डी कोड हो गया। उसके बाद सलामती काउंसिल में उसको पेश किया गया। तो जब साइफर जो है वो डी कोड हो गया, तो फिर उसको लीक करने का सवाल नहीं बनता, ना ये केस बनता है। बुनियादी जो इसमें नुक्ता है वो यही है कि इसको अगर डी कोड उससे पहले हुआ, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी थी, उसमें अतर मिनल्लाह साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने एक इजाफी नोट दिया था। उन्होंने ये सारा जो मुकदमा है इसको खंगाल के रख दिया और उन्होंने कहा कि ये तो मुकदमा बनता नहीं है, चूंकि बेल स्टेज पे जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो ट्रायल पे जो है उनका असरअंदाज नहीं कर सकती। तो इसलिए जो है, अगर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और वो डी कोड हो जाता है, तो फिर उसको लहराने से या उसको पब्लिक करने से तो फिर ये जुर्म जो है वो नहीं बनता। तो मेरी नज़र में ये जो कन्विक्शन की गई है 10-10 साल की, तो इससे पहले भी आपने देखा कि 2018 में भी कन्विक्शंस हुई और उसके बाद जो है वो कैसे अदालतों ने उनको सेट असाइड कर दिया। आज वही कुछ हो रहा है जो 2018 में हो रहा था, ना उस वक्त ठीक हो रहा था ना आज ठीक हो रहा है। तो अब भी अदालतें जो है जी अब्बास साहब, ये केसेस भी फिर हवा में उड़ जाएंगे, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल, जब भी इसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट के पास जाएगी। वैसे भी इस केस में बहुत सारे सुकम हैं, क्योंकि ये ट्रायल जो है जिस तरह ये चलाया गया, इससे पहले ये जेल ट्रायल चलाया गया, उसके बाद जो है ओपन ट्रायल किया गया, लेकिन इसमें जितने भी जाब्ते हैं वो पूरे नहीं किए गए, कानूनी जाब्ते पूरे नहीं हुए। तो ये सारे जो है इसके फायदे जो हैं वो डिफेंस को जाएंगे, और इवन डिफेंस जो है उसको एक हक के दिफा होता है जो किसी भी मुल्जिम का एक बुनियादी हक है, उसको आइन भी देता है, कानून भी देता है, जो कि इस केस में नहीं दिया गया। तो इन सारी चीज़ों का फायदा जो है वो डिफेंस को होगा। और आपने देखा है कि इस केस को कितनी एक जल्दी में जज साहब ने और उजलत में इसका फैसला दिया और ये सारा ट्रायल और उसकी प्रोसीडिंग जो है उसको कंप्लीट किया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक और नुक्ता जो है वो ये है, उसमें सीआरपीसी का जो सेक्शन है 529 और 30 है वो इसको डील करता है। तो वो कहता है कि अगर कहीं कोई ऐसी इरेगुलरिटीज हो जाए और वो
सिक्योर नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट से, तो उसको विशिएट करना पड़ता है सारी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो मेरी नज़र में तो ये फैसला जो है वो सेट असाइड हो जाएगा हाई कोर्ट से, और जब तक ये अपील, देखिए अपील कब फिक्स होती है, तो अपील जैसे फिक्स होगी उसके बाद ये सेट असाइड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नौशाद साहब, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला था और आज का फैसला है, दोनों में बुनियादी फर्क क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह है कि मैं एक चीज़ की क्लैरिटी, मुझे लगता है कि हमारे मोअज़्ज़ज़ दोस्त वकील हैं लेकिन इन्होंने शायद तफसीली फ़ैसला पढ़ा नहीं। पहली बात तो यह है कि साइफ़र कभी भी डिक्लासिफाई नहीं हुआ था, ना काबीना की मीटिंग में हुआ, ना काबीना के मीटिंग मिनट्स में ये लिखा गया है, ना मौजूद है, ना वर्बली इस पर बात की गई कि डिक्लासिफाई किया गया है। जब साइफ़र का मीटिंग हुई थी काबीना की, वो 3 दिन बाद हुई थी उस जलसे के जिसमें साइफ़र लहराया गया था। उससे पहले की जो मीटिंग्स हैं वो सिर्फ मखसूस अफराद के दरमियान हुई थी। साइफर लहराने के 3 दिन बाद कौंसिल की मीटिंग हुई थी निशात साहब। नहीं, मैं आपको, आप सलामती कौंसिल तो बहुत बात की बात है। साइफर लहराने के, जब जलसे में लहराया गया उसके 3 दिन बाद काबीना की मीटिंग हुई, उसमें साइफर डीक्लासिफाई नहीं किया गया। उसकी एक बहुत बड़ी साथ लॉजिक ये भी है कि जब उस काबीना की मीटिंग में फैसला किया गया तो काबीना की मीटिंग के जो मिनट्स हैं उसमें लिखा गया कि 3 अफराद ऐसे हैं जिनको ये साइफर भेजा जाएगा, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, एक स्पीकर कौमी असम्बली है और एक चेयरमैन सेनेट है। इन 3 अफराद के अलावा किसी को ये साइफर नहीं भिजवाया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ये क्लासिफाइड सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। True. उसके बाद जब कौमी सलामती की बात कर रहे हैं, उस कौमी सलामती की मीटिंग में भी ये बात तय हुई, उसका एलामिया आज भी मौजूद है, उस सलामती काउंसिल की कमेटी का भी और वो जो पीडीएम दौर में बाद में हुई उसका भी। दोनों सलामती काउंसिल की मीटिंग के अंदर यह नहीं कहा गया कि साजिश हुई, सिर्फ जो पहली मीटिंग थी उसके अंदर मखसूस हालात के अंदर यह स्ट्रेस दिलवाया गया और यह कहा गया कि जी जो उनका सफीर है उन्हें बुला के डिमार्च किया जाए। किसी सफीर को बुला के डिमार्च करने का मतलब यह नहीं है कि साइफर के तहत साजिश हुई। अब आ जाएं आप केस के मेरिट और डिमेरिट्स की तरफ। मेरे मोहतरम दोस्त ने कहा कि जी इसके अंदर बहुत सारे सुकम हैं। अगर तफसीली फैसला पढ़ें, ये तो अब अदालतें इसका फैसला करेंगी कि इसमें सुकम हैं या नहीं हैं, लेकिन मैंने जब ये तफसीली फैसला पढ़ा तो जो हम पहले दिन ये बात कर रहे थे कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया गया, जल्दबाजी की गई, ये दोनों बातें उसमें जज साहब ने एड्रेस करके लिखी हैं। 2 बातें उन्होंने अहम कही हैं। एक बात कि एक तो मुकदमा अपने वक्त पर दर्ज हुआ जब साइफर का हुआ। दूसरी बात उन्होंने लिखी कि ये जो केस है इसके अंदर सफाई का मौका भरपूर दिया गया। उन्होंने जो उनके वकला हैं उन्होंने जिरा करने से इनकार कर दिया। उसके बाद डिलेइंग टैक्टिक्स आ रहे थे, मजलूमियत का रोना रोया जा रहा था। अदालत छुपाई की अदालत ने बात भी की है। अदालत के साथ जो है वो उनका रवैया जो था उस पर भी अदालत ने रोशनी डाली है। उसको भी मेंशन किया है कि अदालत ने इनका रवैया ठीक नहीं था, ये फाइलें उठा उठा कर मार रहे थे और ये इनका रवैया जो है वो ठीक ना होने की वजह से जो फर्दर मामलात हैं उसके अंदर यकीनन अगर अदालत ये समझती है कि मुल्ज़मान का नहीं है, जो रवैया है वो ठीक नहीं है, तो अदालत शायद उनको फेवर ना दे सके। मैं नहीं जानता, ये वकला दोस्त बेहतर जानते हैं। लेकिन जो बात, ये जो प्रोसेस और तेज कंप्लीट करना और ये करना और वो करना, ये जो गुफ्तगू है वो तफसीली फैसला पढ़ लेने के बाद क्लैरिटी से समझ आती है कि वहां पे डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन उसके बावजूद मुकदमा दर्ज किया गया था वो 16 माह की तहकीकात के बाद लंबी तफसीली फैसला क्या रहा। जी आप बताइए। 14 घंटे की इतनी लंबी प्रोसीडिंग्स, इतनी उजलत में फैसला सुनाना, क्या इलेक्शन से पहले टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है ना? जी अब मैं देखिए मेरी बात सुनिए, अगर 14 घंटे की प्रोसीडिंग्स जज नहीं कर सकता और वो खिलाफ आइन है, यानी आइन या कानून उसकी इजाजत नहीं देता, तो फिर तो आप यकीनन इसके ऊपर आर्गुमेंट कर सकते हैं और इसका फैसला, ये जो जिस तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त ने कहा है कि जब आप जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनके अंदर जाएंगे, अपील फाइल करेंगे, तो इन सारे पहलुओं को ऊपर बात की जाएगी और वहां पर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएगा कि क्या कोई जज 14 या 16 घंटे की मुसलसल समाअत कर सकता है या नहीं कर सकता। मेरी नाकस इल्म के मुताबिक या राय के मुताबिक अगर कोई जज साहब ये समझते हैं कि वो उस जो समाअत है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये मेरी एक लेमैन राय है, मैं इसके अंदर ज्यादा कानूनी पर्सपेक्टिव के अंदर नहीं कह सकता है, तुम्हारे वकील दोस्त साहब बता सकते हैं। लेकिन मेरी राय के अंदर ये जो मामलात है, इससे ज्यादा अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि जो डिफेंस है, जो इल्जामात आयद किए गए, प्रोसेस अपनी जगह, उसके अंदर किसी का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन जो फैसला है उसमें जज साहब ये तहरीर करते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने जो बात कही
और उन्होंने जो इल्जामात आयद किए वो साबित कर सके, जबकि जो डिफेंस था उसके अंदर कमजोरी थी, वो अपने मामलात, अपनी जो बात उन्होंने कही उसको वो प्रूव नहीं कर सकते। तो अदालत के सामने जब कोई केस जाता है तो असल मामला यही होता है। ये जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे कि आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ये सब बातें पीछे रह जाती हैं। जब अदालत के जज के सामने खड़े होते हैं तो वहां पर आपने अपना केस बिफोर द कोर्ट साबित करना होता है, जज के सामने साबित करना। अगर आप वो करने में नाकाम रहते हैं तो यकीनन फैसला आपकी उमंगों, ख्वाहिशों और आपके जो भी जज्बात हैं उसके बरक्स आता है। क्योंकि ठीक है नौशाद साहब, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं कि पीटीआई की लीगल टीम कितनी प्रिपेयर्ड थी। एक आम बात जो है, जैसे नौशाद साहब फरमा रहे थे कि आपने जो है साबित करना है। देखिए ये डिफेंस का काम नहीं है, प्रोसिक्यूशन का काम है कि आप अपना केस जो है बगैर किसी शक व शुबहात के उसको साबित करना। और मैं अर्ज करता हूं कि अगर कोई एक भी सिंगल डाउट जो है वो मुल्जिम को फायदा देता है, और इसमें तो बहुत सारे ऐसे शक व शुबहात हैं इस जजमेंट में जो सारे मुल्जिमान को फायदा देंगे। देखिए इसमें 342 की स्टेटमेंट जो है वो मैंडेटरी है, जो कि नहीं हुई, और उसके बाद जो राइट नहीं चाह रहे थे। देखिए उसके बाद चले गए कोर्ट से, जब आप कोर्ट से उठ के चले जाएंगे और साइन नहीं करेंगे, ठीक है, मुझे लीगल टीम का होमवर्क कितना कंप्लीट है इस पर भी बात करने दीजिए। आरिफ चौधरी साहब से मैं सवाल कर लेती हूं। प्रॉपर जो है मौका नहीं दिया गया, अपनी मर्जी का आपके दिफा नहीं था, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई और डिलेइंग टैक्टिक्स हमारे थे, इसलिए और लीगल टीम वलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबको मैं डिस्कस कर लेती हूं। से ऊपर जाके रात को अदालतें लगी रहती हैं। जी जी, हमने तो रात को अदालतें लगती भी देखी हैं और फैसले होते भी देखे हैं। लेट नाइट उनको तस्लीम नहीं करता, फैसले जो हैं वो दिन की रोशनी में आने चाहिए और अवाम जो है उसको तस्लीम करे। अगर रात की तारीकी में फैसले होंगे और वो अदालतों से नहीं आते, वो कहीं और से वो डिप्टी जो हमारे थे किए जाते हैं। रात की तारीकी के फैसलों के पीछे जो फैसला आया था वो रात गए आया था और पूरी कौम ने तस्लीम किया। जो डाउट्स खड़े हो रहे हैं ना, चले उसकी क्लैरिफिकेशन भी बड़ी जरूरी है। आरिफ चौधरी साहब से सवाल मैं कर लेती हूँ। आरिफ साहब, दो फैसले, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 22 दिसंबर 2023 का फैसला था, और एक आज का 2 दिन पहले का फैसला है। पीटीआई की लीगल टीम पर बड़े इल्जामात लग रहे हैं कि वो साइफर केस को ठीक से डिफेंड नहीं कर सके, फॉलो नहीं किया उन्होंने उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्यों वकला क्यों नाकाम रहे? मैं सबसे पहले तो ये अर्ज करूंगा कि ये हमारे दोस्त जो नौशाद साहब हैं, इनसे ये दरख्वास्त की जाए कि जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो ये मुदाखलत न करे, और इतना जोश दिखाने में मैंने तो कोई मुदाखलत नहीं की किसी की बात के अंदर, मेरी बात के अंदर मुदाखलत की गई, मैंने तो किसी की बात में मुदाखलत नहीं की। उससे कोई कमाल है। मैं तो कम अज कम अगर इस तरह मुदाखलत होनी है, किसी ने करनी है। ठीक है आरिफ साहब, मैं कोशिश करूंगी कि नौशाद साहब आपकी बात कंप्लीट होने के बाद जो है अपना इख्तिलाफ राय दें। ठीक है आरिफ साहब, आपके जवाब के बाद इख्तिलाफ राय रखें दें। वो आपका काम है कि किसी को आप पूछें और जो सवाल पैदा होता है वो आप पूछें, या फिर आपस में हमें करने दें, आप करें। ठीक है आरिफ साहब, मैं आपको एक करूँ, आप सुन लें। ठीक है नौशाद साहब से मैं कहूंगी कि वो आपका जरूर आपकी बात का जवाब दें, लेकिन आपकी बात कंप्लीट होने के बाद। जी, सबसे पहली गुजारिश है क्या कि किसी केस में सैक्रिफाइस नहीं किया जा सकता जो प्रोसीजर ले डाउन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। ट्रू। हमारे तो अगर किसी को का ना पता हो, प्रोसीजर का ना पता हो, जजमेंट को पढ़े इस तरह एक एकेडमिकली पढ़े या नॉवल जिस तरह पढ़ा जाता है या जिस तरह अफसाना पढ़ा जाता है, और तो यकीनन वो मुतासर होगा, क्योंकि सारी की सारी बात जो है हर एक इसका जवाब उससे नजर आ रहा है कि जज साहब ने दिया है। लेकिन ये बात कानून में हुई है कि 342 स्टेटमेंट दोनों, हर सूरत में 342 की स्टेटमेंट तो मैंडेटरी है, 340 है तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मुल्ज़म का क्या देना चाहे, उसमें 42 में होता है 340 में आपके खिलाफ कितनी एविडेंस आई होती है मुल्ज़म के खिलाफ। हाँ। उससे मुल्ज़म को कानून जो है फेवरेट चाइल्ड समझता है लॉ का। हाँ, मुल्ज़म को उस वक्त तक मुझे नहीं समझता जब तक कि उसके खिलाफ सबूत ना आ जाए। लिहाजा पहली बात ये होती है कि जब वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट हो जाती है तो फिर उससे पूछा जाता है, 342 की स्टेटमेंट होती है, उससे ये भी पूछा जाता है कि क्या आप अपनी स्टेटमेंट, आप खुद गवाह बनना चाहते हैं या आप सफाई में पेश करना चाहते हैं गवाह, और फिर आपके खिलाफ ये मुकदमा क्यों बनाया गया है। वो ऐसा होता है कि जब वो अपना डिफेंस डिस्क्लोज करता है और वो बताता है
मुझे क्यों फंसाया गया है, मेरे खिलाफ मुकदमा क्या है, और मैं उसमें सफाई में वो सारी बात करता है। तो यहाँ जब से ये ज़ाब्ता आया है वजूद में, और पूरी दुनिया में ये तस्वर है कि मुल्ज़म को सफाई का मौका दिए बगैर आप फैसला नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगली रही बात कि जनाब आया गया वो आए नहीं, ये काम अदालत इस तरह नहीं कर सकती। अदालत को अगर अच्छा आरिफ साहब ये बता दीजिए कि वकीला वक्त पर पेश क्यों नहीं हुए? ये डिले टैक्टिक्स नहीं थे? अदालत जिसकी तरफ आइडेंटिफिकेशन अदालत की यही है कि क्यों वकीला पेश क्यों नहीं हुए, क्या जरूरी था इसके अलावा? मैं आपको ये बताता हूँ ऐसे केसेस इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन होती है, हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन होती है, या उसमें स्टैट्यूटरी पीरियड तय होता है कितनी देर में फैसला होता है। हाँ। उसमें भी के काम जो है इसको सेक्रीफाइस नहीं किया जाता, क्योंकि ये प्रोवाइड उसे हासिल है मुल्ज़म को 10A के तहत डिफेंस का। और अगर वो मुल्ज़म नादार हो और ऐसी सूरत हाल हो कि वो गवाह अपना वकील पेश ही ना कर सके, तो फिर भी उसे चॉइस दिया जाता है कि ये है सरकारी वकील, आप समझते हैं कि ये आपकी नुमाइंदगी कर सकेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ पूरी दुनिया में कि किसी प्रोसिक्यूटर को ही उसका बना दिया जाए वकील और कहा जाए कि जनाब ये आपकी वकालत करेगा। और ये जो फायदे मारने वाली बात है ये वो उस वक्त हुई जब उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये हमारे प्रोसिक्यूटर थे, इन्हें आप हमारे सफाई के वकील बना दिया है। तो मैं अर्ज करता हूँ कि मैं अपने दोस्त के साथ इत्तेफाक करता हूँ जिन्होंने वर्कशॉप ने बातें की हैं कि ये केस नहीं चलेगा। और दूसरी बात यह है, साइफर के बारे में कॉमन सेंस से ज्यादा अगर इल्म हासिल करना हो तो वो जजमेंट जिसमें अतर मिनल्ला साहब का नोट भी मौजूद है और बाकी जज साहबान ने वो जजमेंट दी है, उसको पढ़ने से सारी बात यह हो जाती है कि इस साइफर की हैसियत क्या है और साइफर कौन कर सकता है, और दूसरा ये है कि इसमें जुर्म कहाँ पैदा होता है, जुर्म कहाँ बनता है। तो ये ऐसी सूरत हम आज बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, अब कम अज कम एक बात पे इत्तेफाक था। मैंने काफी सारे चैनल पे वो कला के साथ था, मुस्लिम लीग नून के वकील थे, उन्होंने भी ये कहा कि जनाब यूं समझे कि उन्होंने फायदा दिया है, जज साहब ने इनका बड़ा भला कर दिया। यानी उनका मतलब ये था कि जज साहब ने वो सारी चीजें कर दी है जो इन्हें फायदा देगी आगे जाके डिफेंस में। मैं ये और अपील में मैं ये कहता हूँ कि ये इंसाफ साथ कत्ल इंसाफ का हो रहा है, हमारी अदालत का वकार हो रहा है, इसको भी आप सजा देनी, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, सजा दे, लेकिन कम कम जो तयशुदा असूल है, जो तरीकेकार है, उसके मुताबिक देंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। आप मुझे ये बताएं कि एक जज जिसने 14 साल सजा दी है उसने किस तरह सजा दी, यानी उसने तौर पर 14 साल सजा देके ना उसने किसी चीज की भी परवाह नहीं की कि जी 342 की स्टेटमेंट वो करें कि जी मेरा वकील आएगा तो मैं पेश करूंगा, और एक 342 की स्टेटमेंट किसी की नहीं हुई, और वो फैसला कहा कि 14 साल, यानी इवन प्रोसिक्यूटर भी मौजूद नहीं थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें मुझे बतौर वकील के मेरा कोई इससे मकसद नहीं है कि इमरान खान के साथ क्या होता है या नून के साथ क्या होता है। मेरा मकसद और वकील के सिर्फ ये है कि कम अज कम इतना भरम रहना चाहिए कि दुनिया ये ना कहे कि ये इनकी अदालतें हैं कि जो मुल्ज़िम को सफाई का मौका 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए बगैर सजा दे देती हैं और कहती हैं कि जी हमें लिंगर ऑन कर रहे थे। अगर करना था प्रोसिक्यूटर की बजाय अगर अपनी तरफ से डिफेंस करना था काउंटर, तो उसके लिए भी नोटिस देना था और बताना था कि अब आखिरी आपको हम मौका दे रहे हैं, अब आपके पास चॉइस है, या आप अपने वकील को ले आए या फिर ये है कि हम अपनी तरफ से आपको वकील। ऐसा नहीं होता। तो ये चौधरी साहब, लेकिन चौधरी साहब किया गया है। आरिफ साहब अब्बास साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। आरिफ साहब देखें इसमें कोई शक नहीं है कि काफी सारे इस ट्रायल में जो सुकम है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी हाईलाइट कर रहा है, जो वकला हैं उनकी तरफ से 25 एडजमेंट आई। ये बिल्कुल जो हमारे पास निज़ाम है, अदालती निज़ाम जैसा भी है गंदा सड़ा, हमें इसी के साथ चलना है। हमारे वकला जो हैं पीटीआई के वकला, उन्होंने भी इसमें काफी सारे गलतियां की, अनइंटेंशनली हुई, इंटेंशनली हुई। 25 एडजमेंट का कोई सवाल जवाब नहीं होता, उन्होंने दी है ये 25 एडजमेंट। बेहतर होता कि जैसे नवाज शरीफ के वकीलों ने उस वक्त जो है यही
माहौल था उस वक्त, जैसे केस को डिफेंस किया था, प्लीड किया था, वैसे करते वो आप ऊपर जाके इनको हाई कोर्ट में फायदा होता उन चीजों का। इन्होंने भी ये काफी गलतियां की हैं वकुला साहिबान ने, पीटीआई के जो हलीमा खान साहिबा ने भी इसकी तरफ इशारा किया है और वो कह रही हैं कि उस तरह ये बात ठीक है फॉलो नहीं कर सके केस को, ग्राउंड पर जिस तरह से करना चाहिए था। ठीक है, मुझे ब्रेक अनाउंस करना है, ब्रेक से वापस आने के बाद आरिफ साहब एक कानून मैं इनको बता दूं। जी जी जी। जज शुड वियर ऑल लॉज ऑन हिज स्लीव्स। अगर ये जो वकील होते हैं ना, ये मुआवनत के लिए होते हैं। जहां कहीं वकील की गलती भी हो वहां जज का काम है, चूंकि उसने इंसाफ करना है। ये कोई आपस में नहीं हो रहा सफाई वकीलों का और प्रोसिक्यूटर्स का। ये बुनियादी तौर पर जज बैठा है इंसाफ करने के लिए, उसे तमाम तकाजे आईनी और कानूनी करके फैसला करना चाहिए कि जब बात हो तो वकीलों के मसाइल की नहीं, जज नहीं। चौधरी साहब अगर कोई वकील गलती करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट भी ठीक नहीं कर सकता। जज की गलती जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ठीक कर सकता है, लेकिन हाई जो वकील है उसकी गलती जो है, ऐसा अपने मोक्किल का जो केस है वो खराब कर देता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो ठीक नहीं कर सकता। और मैं एक कर दे, आप क्या कौन सी गलती? देखिए इन्होंने 25 एडजमेंट ली, इसका मतलब है 25 दिन जो है इन्होंने अपने दिफा के लायक कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास अब टाइम कम है, मैं मौका नहीं दे सकती नौशाद साहब को इस पर कमेंट करें। मैं ब्रेक के बाद जरूर नौशाद साहब को कहूंगी कि मौका दूंगी आपके इस सवाल का जवाब दें। वो अब मुझे ब्रेक अनाउंस, ब्रेक से वापस आने के बाद जो इस टाइम इंतखाबी मुहिम चल रही है, जलसे जुलूस चल रहे हैं नून लीग के हवाले से, उसका जिक्र करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम साइफर केस के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। आरिफ साहब के कुछ पॉइंट्स थे, नौशाद साहब मैं चाहूँगी कि आप उनका तफसीली जवाब दीजिए और साथ ही साथ सवाल मेरा ऐड कीजिएगा इसमें। बुशरा बीबी को सब जेल रिहाइशगाह जो बनी गाला है उनकी, उसी को सब जेल करार दे दिया गया है। आप मरियम नवाज साहिबा की भी जो स्टेटमेंट है इसको अगर हम कोट करें, कह रही हैं कि ये ठीक नहीं है, कि मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए था, उनको भी जेल में जाना चाहिए था उसी तरह जिस तरह तमाम खवातीन के साथ ट्रीटमेंट रहा। अच्छा, मैं पहले चौधरी साहब को रिक्वेस्ट कर लूं कि चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि मैंने दखल नहीं दिया था किसी की बात में। मैंने पूरी बात अब्बास साहब की सुनी थी। उसके बाद मैं जब बात कर रहा था तो अब्बास साहब ने एक पॉइंट उठाया, तो उस पर हमारी बात हुई थी। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी को ना टोकूं अनटिल एंड अनलेस को फैक्ट्स मुझे लगे कि कोई फैक्ट गलत प्रेजेंट किया जा रहा है। इसके अलावा मेरी कोशिश नहीं होती। आपका जो भी मौक़िफ़ है आपका है। दूसरी बात यह है कि चौधरी साहब, मैंने ये कहा था कि एज अ जर्नलिस्ट और एज अ ले मैन कानून के मामले में मैं राय नहीं देता। मैंने जो तफसीली फैसला पढ़ा उसमें यह लिखा गया जज साहब की तरफ से, इस तरह से चीज़ों को लिखा गया है। फिर मैंने अपनी लेमैन मैंने मेंशन किया कि मैं एज लेमैन राय दे रहा हूं, लेकिन बेहतर जो है वो हमारे वकील दोस्त जो अब्बास साहब हैं वो बता सकते हैं या आप लोग बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर कोई रायजनी नहीं करता। अब बात रही जहां तक, अब मेरी चूंकि राय साइफर पे मैंने आपको दी है, यकीनन प्रोसिक्यूशन के मामलात के अंदर अगर फर्ज करें कि जज साहब ने कोई कानूनी सुकम छोड़ दिया है तो उसका फायदा यकीनन होगा। ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये बात बाहर हो रही है कि इसमें जो कानूनी झोल है उसका फायदा नौशाद साहब ये बेसिकली जानबूझकर फायदा देने की बात की जा रही है। नून लीग वाले तो इसे फिर लाडला की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जी लाडले के लिए ये बेसिकली मुझे जज साहब की इंटेंशन का नहीं पता। मुझे तो ये सारी प्रोसीडिंग्स के बाद बतौर जर्नलिस्ट जब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा होता हूं तो मैं उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि शायद बानी पीटीआई की तरफ से या शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से उनके रवैये की वजह से भी, और मुझे लगा जैसे अदालत अनॉय हो गई और फिर ये सारा कुछ हुआ। 342 के बयान का जहां तक मामला है, मैंने ये अर्ज किया था कि अगर फर्ज कर लें, अगर हम इस चीज को फर्ज करें कि क्या अगर कोई शख्स 342 का बयान देने पे रजामंद ना हो तो उस सूरत में जज क्या करे। ये अब बहरहाल ये भी कानूनी बात है, चूंकि कानून के मामलात और तरह होते हैं। मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूं, ना ही मेरी कानून पे कोई दस्तरस है। मैं एज जर्नलिस्ट मैं इसके ऊपर रायजनी नहीं करता। बाकी रही बात मरियम नवाज साहिबा की, देखिए मैंने भी मरियम नवाज साहिबा का स्टेटमेंट सुना है। उस बयान को सुनने के बाद मेरे दिमाग में जो बात आई थी वो ये थी कि मरियम नवाज ये कह रही थी कि खवातीन ओवरऑल बात कर रही थी। उन्होंने अपने बात की जो रेफरेंस दिया कि वो जो खुद जेल नहीं गई थी ये उनकी चॉइस थी। अगर जो वो सब जेल नहीं उन्होंने सहाला को करार देने दिया था और खुद जेल गई थी, ये उनकी चॉइस थी। बुशरा बीबी जाना चाहती थी, वो चली गई।
किन हालात में गई, किसने मजबूर किया या उनका फैसला कर दिया और उन्हें जाना पड़ा, ये बात मेरे उन्होंने में कहा अभी तक नहीं है। खान साहब की कमजोरी नहीं बनना चाहती, जिसकी वजह से खुद आकर ये बात उन्होंने अपनी दुरुस्त है गिरफ्तारी कि अगर खवातीन के मामले के अंदर अगर कोई लीनियंट व्यू हो फॉर सम रीजंस, तो उसमें तमाम खवातीन को एक जैसा सलूक मिलना चाहिए। ये बात दुरुस्त है। कोई कह सकता है कि जी अगर बुशरा बीबी, बात की जा सकती है ना कि आज जो है सनम जावेद जेल में है, दूसरी दीगर खवातीन जेल में है, इवन आप जो है अब यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर की पेशेंट रही हैं वो जेल में हैं, तो फिर मुझे तो ये कहने की जरूरत ही नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सवाल उठाएंगे कि जनाब बुशरा बीबी जो है उनको बंदीगाला रख दिया गया है और हम जो है वो जेलों में सड़ रहे हैं। बेपर्दगी हो सकती है, इसीलिए सब जेल करार अगर बंदीगाला दे दिया गया है, तो मैं इस चीज का कायल हूं कि जो मेरिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है वही नून लीग के लिए है, वही जमात इस्लामी के लिए है, वही सबके लिए। मेरिट तो सबके लिए बराबर होता है। तो जो सलूक किसी एक से किया जाना चाहिए वो दूसरे से भी किया जाना चाहिए। इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। और इसकी सबसे ज्यादा जो ड्रम बीट किया है या लोगों को बताया है या कहा है कि मुल्क में दो कानून नहीं होने चाहिए, अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए और नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कायद किया करते थे। तो आज उनकी अपनी बेगम साहबा जो हैं वो बनी गाला में विराजमान हैं और बाकी जो उनके वर्कर्स, खवातीन वर्कर्स हैं वो जेलों में हैं। इस पर मुझे बात नहीं करनी चाहिए, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को ही बात करनी चाहिए। वही मुनासिब लगेगा कि वो बात करें, इसके ऊपर तनकीद करें। मैं तो ये समझता हूं कि किसी के लिए भी अगर एक मेरिट किसी के लिए सेट किया जाता है तो बाकी तमाम सियासी जमातों के लिए या उनके खवातीन के लिए यही होना चाहिए। बस वो खुद वो उन्होंने चॉइस किया कि मुझे साथ जेल से किया, वो तो वहां जेल में ये उन्होंने किया है, खुद अदालत ने किया है। मरियम साहब ने इनकार कर दिया था, वो उसका चॉइस था, वो तो जेल में गई। मैं सिर्फ इस बात कहना चाहता था। ठीक है आरिफ साहब, पॉइंट आपका भी क्लियर है। अब बात नून लीग के जलसे की कर लेते हैं। मैंगोरा में जो जलसा किया है नून लीग ने, बड़ा अच्छा क्राउड वहां पर इकट्ठा किया है। इनफैक्ट जितने भी जलसे अभी इस टाइम नून लीग कर रहे हैं, मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब बड़ा अच्छा क्राउड इकट्ठा कर रहे हैं। इसका क्रेडिट अमीर मुकाम को जाता है, जिन्होंने आज के क्राउड में भी एक नई चीज़ मुतारिफ करवाई है और आवाम को दिखा दिया कि किस तरह से नून लीग इलेक्शन के करीब क्राउड इकट्ठा करने में कामयाब हो रही है। शहबाज शरीफ भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सर्वेज अब कुछ और कह रहे हैं। पहले जहां तक सर्वेज ये कह रहे थे कि ग्राफ नून लीग का नीचे है, अब नून लीग का ग्राफ ऊपर चढ़ता दिखाई दे रहा है। हैरानकुन बात यह है कि नून लीग की जो इलेक्शन मुहिम है उसका मरकजी फोकस सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई पर तनकीद करना ही है। क्या ये एक स्ट्रैटेजी है आरिफ साहब कि पीटीआई को तनकीद करके, क्रिटिसाइज करके उनके वोटर्स और सपोर्टर्स को नून लीग में शामिल किया जा सकता है? इस बयानिए से नून लीग जीत सकती है इलेक्शन में। डू यू एग्री? एक बात अब आ गई वकालत से हट के जर्नलिस्टिक सतह की बात, तो मैं निशात साहब को एक बात याद कराऊं कि बेनजीर जो थी उसने तकरीर की नवाज शरीफ के खिलाफ जी, और हर बार 100 दफा नाम किया नवाज शरीफ। हाँ। तो मैंने अपने एक दोस्त से कहा, मैंने कहा आज नवाज शरीफ को चाहिए कि वो शुक्रिया स्पेशल अदा करें उनका कि जी आपकी बहुत मेहरबानी, जो आप काम किया है उसकी वजह क्या है कि 100 दफा उसका नाम लेने का मतलब क्या है कि उसे कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लतीफ खोसा साहब भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये जो करते हैं ना हमारे सियासतदान, हमारे नाम देने का पाबंदी लगी जी कि इमरान खान का नाम नहीं लेते, लेकिन आप सलसल जब उन पे तनकीद करते हैं हर जगह वो शाह एक ही बात है और यही मंत्रा है, यही आपका एजेंडा है, यही आपका प्रोग्राम है। उसका नतीजा ये है कि आज घर में इमरान खान पहुंच चुका है और ये स्ट्रेटजी कोई अच्छी स्ट्रेटजी होनी ये चाहिए थी कि उनके साथ एक तरफ से काम सारा हो रहा है, जेल में भी भेजा गया, सजाएं भी दी गई, लोगों को डिमोरलाइज भी किया जा रहा है, सजाएं तकलीफें भी आ रही हैं। आप अपना काम करते और कहते कि जनाब ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा मंशूर है, ये हमारी कारकर्दगी है, हम उनका नाम तक करते थे। तो नाम लेके मैं आपको एक और बात बताऊं तो इनको नुकसान अब इसका होगा क्या, जो हो रहा है उसे क्रेडिट ये ले रहे हैं कि जनाब मैं तो थी ना बेटी, मेरे साथ भी तो ऐसे होता था भाई, सबको खामोश रहो। यानी का मतलब ये है कि आप ये बता रही हैं कि जो कुछ आपने किया था आज आपके साथ हम वही कर रहे हैं और सब डेट करती है आपकी वो स्टेटमेंट कि जब आप 1.5 साल पहले कहा था उस वक्त हो के पढ़ने को बराबर, या इमरान खान अहल होगा
जेल में होगा, सजाएं दी जाएगी, पार्टी तितर बितर हो जाएगी। सारा कुछ उसी का हो रहा है और तमाम लोग इस समझने पे मजबूर हैं कि जनाब ये सब तो कुछ हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब की उस डील की वजह से हो रहा है जो वो कर क्या है। अगर आप कहते स्ट्रेटजी अपना काम करते तो यकीनन की बात आपके खिलाफ ना जाती। अब दो जा रही है नून के खिलाफ। सबसे पहले बात तो जुल्म हो रहा है लोगों पे, जो तशद्दुद हो रहा है, छापे पड़ रहे हैं वो, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का सैलाब, अब आज पेट्रोल फिर महंगा हो गया है। वो चूंकि ये कंटिन्यूएशन है मुस्लिम लीग नून की, पीडीएम की, इसने कहा था कि हम आएंगे तो गुर्बत को खत्म करेंगे और हम आ रहे हैं। मुझे लफ्ज याद है एक प्रोग्राम में इनके एक बहुत अच्छे करीबी साथी ने कहा था कि वी आर ए रेस्क्यू टीम, हमें तो बुलाया गया है कि रेस्क्यू करें। वो रेस्क्यू टीम जो थी उसने जो बेड़ा गर्क किया वो भी लोगों वो बहुत बड़ा बैगेज है तो मुस्लिम लीग के पे है। और मुस्लिम लीग दोनों चीजों के साथ, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर होने वाला जुल्म, ज्यातियां, लेकिन आरिफ साहब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इलेक्शन के बाद मईशत को ठीक करना तो अभी नून लीग की जिम्मेदारी होगा। लेकिन नौशाद साहब सवाल मेरा ऐड कीजिएगा, जिस तरह से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि बुशरा बीबी बानी इमरान खान, बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ वादा माफ गवाह बनकर सामने आएंगी, ये तासुर अब आपको लगता है कहीं ना कहीं से गलत तासुर दिया जा रहा था? क्योंकि हालात और वाकयात तो कुछ और ही दिखा रहे हैं। ये इस तरह की जो क्योंकि ये खबर नहीं थी, ये अफवाहें होती हैं और अफवाहों पे कान धरने का कोई फायदा नहीं होता। सही। हाँ, हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो, इन फ्यूचर हो जाए। अभी भी लोग, बहुत सारे लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं कि कोई बड़ा धमाका होने वाला है, तो ये सोशल मीडिया पे और मीडिया पे इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। जब तक कोई वाकया हो ना जाए उस पर बात नहीं होती। मैं भी चौधरी साहब को कुछ चीजें याद कराना चाहता हूँ। चौधरी साहब 2014 से लेकर 2018 तक इमरान खान दिन रात सोते हुए ख्वाब में पता नहीं इसके अलावा भी हर वक्त सिर्फ नवाज शरीफ का ही नाम लिया करते थे, और उसके बाद जो है ना वो 2018 में उनकी हुकूमत बनी। दूसरी बात कि अगर फर्ज कर लें कि नवाज शरीफ जो है वो इमरान खान का नाम ले रहा है या नहीं ले रहा, तो आज जो कंपेन जिस तरह से उनकी हमें जलसों में नजर आ रहा है फर्क, और लोगों की जो ज्यादा तादाद नवाज शरीफ की तरफ जा रही है और उनके जलसे जो हैं वो पहले से ज्यादा बड़े होते चले जा रहे हैं, तो उस लिहाज से तो ये थीसिस बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि सिर्फ इस वजह से किसी को याद कराना कि आप जब मरियम की बात करते हैं, मरियम नवाज ने तो उस सिहाला रेस्ट हाउस में रहने से इनकार किया था कि मैं जेल ही जाऊंगी, लेकिन इसका मकसद यह कभी नहीं हो सकता कि जनाब जो मैंने किया था चूंकि मेरे साथ हो रहा था आज वो हो रहा है। तो फिर मुझे यह बताइए कि 2014 में नवाज शरीफ के साथ वो क्यों हो रहा था, 2018 में क्यों हो रहा था जो आज इमरान खान के साथ हो रहा है। बात यह नहीं है, बात सिर्फ समझने की यह है कि हर वो शख्स जो कंपेन कर रहा है, सियासी जमातें फर्ज कर लेते हैं कि इमरान खान साहब आज बाहर होते और जलसे जुलूस कर रहे होते तो वो भी उनका भी हदफ तनकीद जो है वो अपने मुखालफीन ही होते। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के अपना गुजारा करते हैं, वो कारकर्दगी की बुनियाद पे बहुत बात नहीं करते। लेकिन जहां तक बात रही 16 माह की हुकूमत की, बार बार पीडीएम गवर्नमेंट की बात की जाती है। देखिए, ये पीडीएम गवर्नमेंट ने जो भी किया, अच्छा किया या बुरा किया, इसका फैसला वोटर्स ने अब अनकरीब 2-4-5 दिन बाद कर देना है, और उन्हें पता चल चुका है, लोगों को यह पता है कि 16 माह की हुकूमत में क्या हुआ, उससे पहले की 3.5 साल की हुकूमत में क्या हुआ। इसी दोनों के दरमियान जो कंपैरिजन होगा उसी की बुनियाद पे वोटर वोट देगा। और अगर फर्ज कर लें कि कोई शख्स ये दावा करता है कि उसने बहुत अच्छी हुकूमत की, तो वो भी वोटर बता देगा, और अगर किसी को ये समझता है कि उसकी हुकूमत ठीक नहीं थी तो ये वोटर ही फैसला कर देगा। ये मेरे और आपके कहने से ये घर घर में पैगाम जो है ना वो इमरान खान ने पहले नवाज शरीफ की बात कर करके बार बार पहुंचाया था, तो अगर वो आज नवाज शरीफ इमरान खान का घर घर पहुंचा रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो जनरल सी गुफ्तगू है, इसकी निस्बत हम जब फैक्ट्स पे आएंगे तो फैक्ट्स ये हैं कि आज के सर्वे नून लीग को इंप्रूव करते हुए दिखा रहे हैं। तो ना यानी कैंडिडेट्स को उठाए तो ना फिर ये तो ना कर कि खवातीन। चौधरी साहब, ये सारा कुछ 2018 में हम देख रहे थे। 2018 में भी ऐसे कैंडिडेट उठाए जा रहे थे, लोगों की टिकटें वापस कराई जा रही थी। 30 कौमी असम्बली के मेंबरान थे 2018 से पहले, नून लीग का टिकट लेने के बाद उन्होंने वापस कर दिया। किसने वापस कराया था? तो ये चीजें होती हैं, ये हो रही थी, ये दुरुस्त नहीं है। इसका मकसद ये नहीं है कि ये दुरुस्त है।
बात सुनेंगे तो नहीं लेकिन कहना। लेकिन ये लेकिन इसकी हमें निशात तो साहब टाइम हम नहीं कुछ करनी सीख चाहिए। नहीं रहे इसकी सना। वजह देखिए ये है यस दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द तारीख पॉइंट। जो है बड़ी हमारी खूबसूरत जो बात 76 अब्बास साल साहब ने तारीख की है। है, अब्बास ये साहब बड़ी अहम बात खूबसूरत है। बात हमारी कर रहे जो हैं। 76 साल तारीख है उससे सिर्फ हमने एक ही सबक सीखा है कोई सबक नहीं कि हमने सीखा। कुछ नहीं कुछ नहीं सीखा। सीखा। कल जो यही है बात है। जो नून लीग कर रही थी आज वो आज पीटीआई कर PTI रही है। कल इमरान खान कह रहा था मैं जेल में जाके आपका एसी की डिमांड करते हो तो मैं आपको ये कर दूंगा वो कर बिस्तर, दूंगा। AC खुद सब exercise उतरवा मशीनें दूंगा। आती हैं। एक सबसे जो आम पहलू है क्या? इस कुछ पिछले कुछ अरसे में एक अदम बर्दाश्त जो है और एक तशद्दुद का एक रवैया जो है वो परवान चढ़ा है। लोगों की राय जो है उसको सुनने का जो लोगों का एक हौसला होता था वो खत्म हो गया है। तो एक दूसरे की और बदकिस्मती इस मुल्क की है कि सियासतदान जो हैं वो जाती लड़ाइयों में पड़े हुए हैं, उनको जाती लड़ाइयों से फुर्सत नहीं मिलती। अदलिया जो है वो भी 76 साल में सिर्फ अशरफिया को प्रोटेक्ट कर रही अच्छा, है। अब्बास साहब, और पहले तो बदकिस्मती से हमारा जो मीडिया है अब्बास सिर्फ साहब, हम सुर्खियों पे लगे हुए पहले हैं। तो हम इस चीज को आवाम की आइडेंटिफाई कोई कर बात लें नहीं कि करता। पहले तो हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है क्या करप्शन हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला नहीं है? करप्शन भी मसला करप्ट है, लोगों के खिलाफ महंगाई भी कानून मसला क्या है, कहता है, वो बेरोजगारी होना भी नहीं मसला चाहिए। है और सबसे बड़ा मसला जो है ये आइन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए, किसी कानून के मुताबिक चलाया जाए, इसमें निज़ाम बेहतर किया जाए। जब तक ये मुल्क जो है आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तब तक ना मईशत ठीक होगी, ना जमहूरियत में बेहतरी आएगी, कुछ भी नहीं ठीक होगा। यहाँ करप्शन के खिलाफ जब कानून हरकत में नहीं आएगा तो करप्शन के फ्रस्ट्रेशन नाम तो पे बनने फैलेगी। वाली हुकूमत के दौरान जो है ना वो जो ट्रांसपेरेंसी और इंटरनेशनल की देखिए- रिपोर्ट देख लीजिए कि करप्शन के नाम और- पे बनने वाली और हुकूमत ने देखिए- मरियम करप्शन नवाज कहाँ ने भी पहुंचा इसकी दी। तरफ और इशारा किया, देखिए ना, शहबाज और शरीफ ने भी जो इसकी तरफ पिछले इशारा किया है कि सबसे ज्यादा डॉक्टर वज़ीर आज़म साहब करप्शन हैं। 3 साल के दौर में जो बानी पीटीआई का दौर था, इमरान खान का दौर था, उसमें ही सबसे ज्यादा करप्शन हुई थी। बहुत ज्यादा हुई। हुकूमत है, इक़्तिदार आला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों तक जाने वाला मामला सबसे इम्पोर्टेंट है। चीजें इसके मातहत आती हैं। अगर जब तक ये चीजें लोगों के इख्तियार में नहीं होती और राइट ऑफ वोट लोगों को अनअडल्ट्रेटेड नहीं मिलता, उनकी मर्जी से वो खुद फैसला नहीं करते और कोई फैसला और करता है, उस तक चाहे नवाज शरीफ आ जाए, चाहे इमरान खान आ या जरदारी आ जाए, उस वक्त तक हैं सारी की सारी, और उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर ना निज़ाम अकल कह सकता है, ना आपकी मैशत दुरुस्त हो सकती है। वही बात देखिए, हम एक पे एक लिहाज से हैं, थोड़े से फर्क के साथ कि ये के उस जमाने में अच्छी लगती थी जब इमरान खान ने बात की, आपको शायद याद हो टीवी पे मैं बात मैंने कहा, जब इन्होंने मौलाना फजल रहमान के बारे में बात की, मैंने कहा मुझे है कि प्राइम मिनिस्टर लड़ाई का बहुत शौक है। मैंने कहा आप इक़्तिदार पे आ गए, अभी भी आप उसी तरह जुबान बोल रहे हैं, और मैंने कहा आप फजल रहमान की ताकत का अंदाजा नहीं है तो आपके साथ क्या कर सकता है। तो बात यह है कि हम भी हैं और सियासतदान भी हैं, हम अपनी बात से और अफसोस के साथ जब पाकिस्तान में सियासतदानों का अव्वलीन उनके आके पहुंचाते हैं और आवाम का एहतराम नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। और आरिफ साहब, जब अफसोस के साथ पाकिस्तान में सियासतदानों का अव्वलीन फरीजा सिर्फ मुक्तदर हलकों की वफादारी निभाना हो और अवाम की वफादारी का दूर दूर तक उनसे कोई लेना देना ना हो, तो फिर हालात यहाँ पे इससे भी बदतर हो सकते हैं। ब्रेक मुझे अनाउंस करनी है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम यहीं से काउंट करेंगे और ऐड करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे को भी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन में 7 रोज़ बाकी रह चुके मुल्क में दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता चंद दिनों में हमने देखा है कि दहशतगर्दी के कई वाक़यात हो चुके हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास भी इस हवाले से हुआ है और हालातों वाक़यात को देखते हुए खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि कहीं इलेक्शन मुलतवी हो सकते थे, लेकिन अब वो जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी इससे जुड़ी वो दम तोड़ चुकी हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, जो एक जमहूरी अमल है वो होना चाहिए, वो एक अच्छी बात है। जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल मकाफात अमल का जिक्र भी कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमारी सियासी तारीख उठाकर अगर हम देख लें, जो हम ब्रेक पर जाने से पहले भी बात कर रहे थे, मकाफात अमल के गिर्द घूम रही है। हर कोई, हर सियासतदान दूसरी सियासी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाता है और बस आगे चल पड़ता है। या हर दौर में कोई ना कोई सियासी मकाफात अमल का हम शिकार होता देख रहे हैं। अवाम का कौन सोचेगा किस तरह से इक़्तिदार की कुर्सी
हासिल करनी है, इसकी जंग तो चल रही है, लेकिन अवाम का बेहतरी के लिए, मईशत को ठीक करने के लिए क्या सोचना है, कैसा सोचना है, इसकी तरफ अभी मेरे ख्याल से तमाम ही सियासतदानों की आंखें बंद हैं। अब्बास साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, मकाफाते अमल की जो रविश है, मैंने पहले अर्ज किया था, सियासतदान जो हम्म। हैं इनको ज़ाती लड़ाइयों से फुर्सत नहीं मिल रही। अदलिया जो है इस मुल्क की आम सतून है, उनको जो है सिर्फ अशराफिया को प्रोटेक्ट कर रही है, और हम मीडिया जो है बदकिस्मती से हम सिर्फ सुर्खियों पे लगे हुए हैं, अवाम की कोई भी बात नहीं कर रहा। जहाँ तक आपने दहशत गर्दी की बात की, देखें इस वक्त जो है मुल्क जो है बदतरीन दहशत गर्दी का शिकार है, और दहशत गर्दी जो है शिद्दत से वापस आ रही है। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इनको चाहिए कि इस ऐसी कोई वाज़ह हिकमत अमली अपनाएं कि उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से हमारे इदारे जो हैं अपना काम छोड़ के बाकी काम सारे करते हैं। अगर ये लॉ इन्फोर्सिंग जो एजेंसीज होती हैं सियासत में मुदाखलत ना करें और अपना काम करें, सिक्योरिटी इदारे जितने भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये काबू पाया जा सकता है दहशत गर्दी पे। लेकिन बदकिस्मती है कि ये जो है बाकी सारे काम करते हैं, कोई एक इदारा जो है अदलिया है या कोई भी इदारा है वो अपना काम नहीं करता, बाकी दूसरे का काम करता है। तो जब तक हम अपना काम नहीं करेंगे कोई भी इदारा बेहतर नहीं होगा, ना इस मुल्क की जो है अमन की सूरत हाल बेहतर होगी, ना मईशत की सूरत हाल बेहतर होगी। ऐसे ही सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। कहीं तो फुल स्टॉप लगाना होगा, जो पहले जरूरी पहले एक बात मैं अर्ज करूं कि पहले बात हो रही थी कि बुशरा बीबी की उस हवाले से जो उन्होंने सब जेल डिक्लेयर की है बनी गाला हाउस को, देखिए हमारे कानून में भी और हमारे मुआशरे में भी फीमेल के लिए, औरतों के लिए जो है वो लीनियट व्यू है। इसमें एक कानून में बाकायदा एक शिक है जिसमें ये कहा गया है कि औरतों के साथ जो है वो नरम रवैया इख्तियार किया जाए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन निशात साहब ने इम्तियाजी सलूक की बात की थी, इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। जैसे बुशरा बीबी के साथ हो रहा है वैसे ही बाकी खवातीन जो पीटीआई की हैं उनके साथ भी सलूक होना चाहिए। लेकिन ये इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये मुल्क में शुरू से होता आ रहा है, यहाँ पे जो है अगर मराहत है तो वो भी अशराफिया के लिए हैं, और अगर टैक्स है तो वो गरीब आवाम के लिए, अगर पेट्रोल है फ्री है तो वो भी अशराफिया के लिए है, और अगर महंगाई है तो वो भी गरीब आवाम के लिए। तो गरीब आवाम के लिए तो आपका एक डीआईजी जो है उसको 5 करोड़ दिया जाता है कि एक छोटी सी आंख का ऑपरेशन जो है किसी बैरून मुल्क में जाके करवाएं, और गरीब आदमी के लिए महंगाई जो है इतनी ज्यादा है और उसकी बेचारे की दवाई जो है हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, वो हॉस्पिटल में नहीं जा सकता। वो छोटा सा ऑपरेशन नहीं था। ये निजाम जो है हम इससे ना उम्मीद नहीं है, लेकिन ये बात हम जरूर करते हैं कि इस निजाम को बदलना होगा, तब जाके हमें कोई मुसावी निजाम जो है ये कायम करना होगा। इस्तेसाली निजाम जो है उसको खत्म करना होगा। मियां साहब ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज इसकी तरफ इशारा किया है और कहा है कि तब्दीली के चक्कर में, पाकिस्तान को तब्दील करने के चक्कर में हमने पाकिस्तान के बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए मियां साहब, मैं आरिफ साहब से सवाल का जवाब चाहूंगी। जी आरिफ साहब, ये कितनी बात है, खुद जो इस मामले में सारे इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में, वही ये फरमाते हैं कि हमने बेड़ा खुद मार रहे हैं। और दूसरी बात आपने कहा था कि जनाब जो है अपने जरदारी साहब के साहबजाद बिलावल साहब, वो कहते हैं कि जनाब ये मुकाफात अमल है। मोहतरमा, मुकाफात अमल करने का मतलब ये है कि अब तक कुछ हुआ वो इनका किया धरा था। आज उन्होंने ये कहा इस लिहाज से मुकाफात अमल के खुदा न खास्ता जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सजा मिली, उन्हें जो फांसी पे लटकाया गया, वो भी उनका अपना किया था, या उसके बाद नवाज को बाहर भेजा गया, ये भी उनका मुकाफात अमल थी। आज इमरान के साथ भी जो कुछ हो रहा है ये भी मुकाफात अमल है। तो गोया एक सियासतदान यानी उस किरदार की तरफ इशारा नहीं कर रहा, इससे वो असल जिम्मेदार है, और जिससे उसे तवक्को है कि आज भी आस लगाए बैठा है कि शायद मेरे ऊपर निगाह खास जाए और मुझे इक़्तिदार मिल जाए। बात जो मेरे करने थे वो बिल्कुल पर हक है कि इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर कुछ हो रहा है। अगर दहशत है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अपना अंदरूनी खलफिशार जो है उसका फायदा उठाया जा रहा है। बाहर से आपको मोदी को कभी नहीं भूलनी चाहिए जब उसने कहा कि मुझे पाकिस्तान के साथ कुछ करने की जरूरत हुई, अपनी बहुत आप मान रहा है। उसकी वजह क्या कि
आज जो कुछ ये साइफर वाले ने, आप कहते हैं जी उस तरह कुछ किया, उससे पहले नवाज शरीफ साहब तसल्ली छोड़ी थी, उन्होंने भी वहां जाके खच्चर घोंपने की बात की थी और अपने जर्नैलों का नाम लेके उसी तरह बात की थी। अब हमारी सूरत हाल पाकिस्तान की ये होगी है, इक़्तिदार में रहे तो ये एक पेज पर इक़्तिदार से बाहर जाए तो पेज फट जाता है, और पेज को इतना ज्यादा फाड़ने की कोशिश करते हैं कि उसके नतीजे में खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान का नक्शा मुतासर होता है तो इन्हें फिक्र नहीं है। इसलिए आज मैं समझता हूँ हम सब मिलकर ये बात करनी चाहिए कि आज वाकई लम्हा है पाकिस्तान के अवाम के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए इस बात का बिल्कुल ख्याल करना चाहिए। मैं यहाँ कोई कहने के लिए तैयार नहीं हूँ फलां या फलां। इसी मायूसी का जिक्र नौशाद साहब से मैं कर लेती हूँ। नौशाद साहब, क्या मैसेज है अवाम के लिए जो इस टाइम मायूस हो चुके हैं कि हम इस सिस्टम से बेजार आवाजार बिल्कुल वोट कास्ट नहीं करेंगे? और ठीक, देखिए मेरा ये ख्याल है कि अवाम मायूस नहीं है। मैं आज ही एक दो सर्वे पढ़ रहा था, वॉइस ऑफ अमेरिका का भी, आईपॉस का भी। आपके नौजवान बहुत एनर्जेटिक हैं वोट डालने के लिए। 70% जो नौजवान हैं वो चाहते हैं कि वो वोट डाल सकें, वो वोट डालेंगे और वो कहते हैं हम वोट डालेंगे। वो अलग बात है कि उनमें से 30% ऐसे हैं जिनकी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी है, लेकिन 40% जो हैं वो भी हैं जिनकी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी नहीं है, लेकिन वो वोट डालना चाहते हैं क्योंकि वो जिम्मेदारी फील कर रहे हैं कि आज उनके वोट की जरूरत है। सो मेरी नजर में अवाम मायूस नहीं है। कुछ बातें बहरहाल मैं कहना चाहूंगा, मोदी जो मर्जी कहता रहे उसकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। वो तो उनका इंडियंस का क्या है, वो यहाँ पे फायदा देख लेते हैं। वो तो इमरान खान को भी कह रहे हैं कि जो इसने किया 76 साल में वो हमारी फौज नहीं कर सकी, लेकिन उनका तो काम है कि हमारे यहाँ जो कोई भी गलती कोताही होगी उसको वो उछाल के आगे पेश करें, वो भी करें, लेकिन हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। बतौर जो कौम हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। मेरी नजर में थोड़ा सा ये भी मामला बहुत अहम है कि हमने सियासतदानों को बहुत ज्यादा जो है ना, जैसे कह लें कि तजलील करने की कोशिश की है, चाहे वो कोई भी हो। हमें ये चाहिए कि हम ये जो सिस्टम की बात हो रही थी उसको एम्पावर करना चाहिए। हमें अपने इदारों पर एतमाद का इजहार करना चाहिए, उन इदारों की पुष्ट पर खड़े होने चाहिए। हमें सियासतदानों की भी इज्जत करनी चाहिए, उनकी अच्छे कामों को प्रमोट करना चाहिए। हमने अभी कैप्टन सफदर की उस वीडियो की बात की जिसके अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बच्चा झंडा लेके आया तो उन्होंने सर पर हाथ रखा और उसे बोसा दिया। यकीनन ये सब लोग पसंद करेंगे, सोशल मीडिया यही जरूरत है आज के वक्त की। और आज अगर आप कोई सर्विस कर सकते हैं इस कौम की या इस मुल्क की, तो वो ये है कि अपने अंदर का इंतशार खत्म करें, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ना बंद करें, एक दूसरे को गालिम गलोच खत्म करें, आगे बढ़ना चाहिए, नजरियात की बुनियाद पे तरक्की करें, मईशत बेहतर हो, ये अवलीन मिलकर प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नौशाद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आरिफ चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अब्बास हरल साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।